नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है अगस्त 10 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हमें देखने को मिल रही है तो वो लोकसभा से रिलेटेड है। दोनों खबर जो पहली हमें फ्रंट पेज पर देखने को मिल रही हैं वो दोनों लोकसभा से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में मॉनसून सत्र चालू है और इसी मॉनसून सत्र में एक अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, लाया गया था। उसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा चल रही है लोकसभा में। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो पहली न्यूज़ हम कवर करते हैं, शाह अपील्स फॉर पीस इन मणिपुर बैक्स CM बीरेन। तो क्या खबर है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, इन्होंने दोनों समुदाय कुकी और मीती जिनके बीच मणिपुर में हिंसा बनी हुई है, तो उन दोनों समुदाय से इन्होंने पीस लाने की बात की है। इन्होंने कहा है कि आप आपस में बात करें और चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं CM बीरेन सिंह, तो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से हमें उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये अमित शाह का कहना है। और जब डिबेट चालू हुई थी 9 अगस्त की नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, तो राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया था। तो इसी पर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर काफ़ी तीखी टिप्पणियां की थी और कहा था कि जो मणिपुर में चल रहा है वो एक तरह से भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर के अंदर। ये राहुल गांधी ने कहा था कल नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा के दौरान। तो उसी को लेकर जो भाजपा है, बीजेपी गवर्नमेंट, उसने इस पर इस आलोचना पे उन्होंने विपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है और ऐसे शब्द राहुल गांधी को नहीं बोलने चाहिए, ये एक तरह से डिफेमेटरी है भारत के लिए। ये थी पार्लियामेंट से न्यूज़ आपकी, जो मॉनसून सेशन चल रहा है। अब आगे न्यूज़ आ रही है हमारी मणिपुर से। तो नो पुलिस ऑपरेशंस विदाउट प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेज। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। एक ITLF इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, एक ये संस्थान है, ये मणिपुर बेस्ड संस्थान है और ये कुकी जो समुदाय की बात करती है। तो हुआ क्या था कि 3 मई को इस संस्थान ने एक ऐलान किया था कि जो भी इनके यहाँ से शहीद हुए हैं इस वायलेंस के दौरान, करीबन 35 लोग, तो उनका ये मास बरियल करने जा रहे हैं। मास बरियल का मतलब होता है एक साथ उनकी जो होती है लास्ट राइट्स किए जाएंगे। तो इसी को लेकर जो गवर्नमेंट थी तो उसे थोड़ा लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये गवर्नमेंट की बदनामी होगी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया और 7 दिन का उनसे समय मांगा था कि 7 दिन तक वो ऐसा ना करें, मास बरियल्स ना करें और पहले आकर हमसे बात करें। तो इसी को लेकर कल वो लोग 9 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में जो अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई ITLF इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम की, वहाँ पर जो ITLF की तरफ से कुछ डिमांड्स उठाई गई अमित शाह जी के सामने और कुछ डिमांड्स जो हैं अमित शाह ने अप्रूव की, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो उन्होंने अभी मंजूर करने से मना कर दिया। और साथ ही साथ उन्हीं डिमांड्स में से एक डिमांड थी कि जब जो मिलिट्री फोर्स है मीती समुदाय की, वो जब जंगलों में जाएगी, कुकी एरिया में जाएगी, तो वो सेंट्रल फोर्सेस के साथ जानी चाहिए, वो अकेले नहीं आने चाहिए कुकी जो एरिया में, क्योंकि कुकियों को डर है कि जो मीती की फोर्स है वो उन पर हमला कर सकती है। इसलिए उन्होंने अमित शाह से कहा था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जाएगी वो साथ में भेजी जाए, मीती की फोर्स के साथ भेजी जाए उनके एरियाज़ में। तो ये बेसिकली न्यूज़ था। अब इस चीज़ को भी अमित शाह ने मान लिया है, इस पर अप्रूवल कर दिया है कि जो पुलिस ऑपरेशन होगा वो सेंट्रल फोर्स के साथ ही होगा। आगे हम चलते हैं। तो अगली जो खबर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत की एक मिनिस्ट्री है, उसने एक कैश प्राइस रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान अगर एक इंडिजीनियस मतलब भारत में ही बना हुआ वेब ब्राउज़र बनाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ में आते हैं जैसे गूगल क्रोम या विस्टेरा या ओपेरा या एज माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये सब बाहर देशों में बने हुए हैं।
तो इसी को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने कहा है कि कोई भी ऐसी संस्थान या व्यक्ति जो भारत की खुद की एक वेब ब्राउज़र बना सकता है भारत के अंदर ही, तो उसे हम 3.4 करोड़ का कैश प्राइज़ देंगे। तो ये एक तरह से क्यों किया गया है, क्योंकि अभी कंसर्न उठा है कि जो बाहर के ब्राउज़र्स हैं तो वो हमारा पर्सनल डाटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितना भी गवर्नमेंट का सेटअप है, सबको जो ब्राउज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं इंटरनेट के लिए यूज़ करने के लिए, तो वो सब अभी बाहर देशों के ब्राउज़र ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसी को लेकर एक पहल की गई कि जो भी व्यक्ति या संस्थान चाहे और वो भारत का बनाया हुआ इंडिजीनियस वेब ब्राउज़र बना सके, कुछ उसकी इन्होंने कंडीशंस रखी, उन्हें अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसे 3.4 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ मिलेगा। अगली हम न्यूज़ पर आते हैं। तो हमारी न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो चंद्रयान 3 से देखने को मिल रही है। तो क्या है न्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 हमारा जो मिशन था 2019 में हमने लॉन्च किया था, और वो क्या हुआ था, वो लास्ट अपने मूवमेंट पे जाकर फेल हो गया था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रज्ञान रोवर था वो लैंड नहीं कर पाया था मून सतह के ऊपर। तो उसी को लेकर इसरो ने एक तीसरा मिशन भेजा था इसी साल 2023 में, चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 अभी तक क्या कर रहा था, वो अर्थ के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट्स बना रहा था, अपना ईंधन बचा रहा था और घूम रहा था। इसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो मून की ऑर्बिट पर पहुंच जाता है, मून के चारों तरफ घूमना चालू कर देता है, चंद्रमा के चारों तरफ घूमना चालू कर देता है। अब उसी को लेकर क्या है कि अब क्या किया है चंद्रयान 3 ने कि उसने अपनी एक ऑर्बिट छोटी कर ली है और मून के पास पहुंच गया है, और करीबन कितना पास है, 1437 किलोमीटर दूर है वो चंद्रमा से, उसकी जो नई ऑर्बिट है चंद्रयान 3 मिशन की। तो यही न्यूज़ में है। अब ये देखने को मिलेगा कि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है वो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो न्यूज़ में बने रहिए, ये आता रहेगा न्यूज़ में। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों जो भारत के मून मिशन है, लूनर मिशन है, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, तीनों की डेट ऑफ ओरिजिन और उनके अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स सेट थे, ये आपको देखना होगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आपको देखना होगा कि वर्ल्ड वाइड कितने लूनर मिशंस, कितने मून के मिशंस भेजे गए हैं और किस किस देश के द्वारा भेजे गए हैं। आगे चलते हैं हम, आगे सीधे हम पहुंचते हैं। एक खबर आ रही है कर्नाटक से। तो क्या है कि कर्नाटक में एलिफेंट काउंट, जो हाथी होता है, उसकी काउंटिंग की गई, उसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई, और पाया गया कि पहला जो काउंटिंग की गई थी, पिछली जो लास्ट काउंटिंग थी, उसमें जो हाथी की संख्या थी कर्नाटक के अंदर वो 364 बताई गई थी। लेकिन अब जब काउंटिंग की गई है तो अब जो काउंटिंग में नंबर आ रहा है वो 6395 हाथी कर्नाटक स्टेट में हैं। ये नई काउंटिंग से फिगर्स निकल के आए हैं, और आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि अब कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो नंबर 1 पे है हाथी की पॉपुलेशन के लिए। तो हाथी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, अगर ये सवाल आता है तो उसका आंसर सीधा सीधा अब कर्नाटक होने जा रहा है। और अब हम थोड़ा समझ लेते हैं हाथी के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। तो एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स ऑन अर्थ। तो ये ज़्यादातर सभी जानते हैं कि जो हाथी है वो लार्जेस्ट लैंड मैमल्स में आता है, लैंड मैमल्स में आता है। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो लार्जेस्ट मैमल आएगा वो कौन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लैंड पर है, जो ज़मीन पर है, वो हाथी है। अगर हम पूरे ज़मीन और पानी दोनों की बात करें तो आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट जो मैमल है वो कौन सा है। तो हाथी को देखो, यूपीएससी बहुत बार क्या करता है, वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे कि हाथी जो है वो एक सोशल एनिमल है या नहीं, या वो झुंड में रहना पसंद करता है या नहीं करता है। तो ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो सोशल एनिमल है, हर्ड्स में रहना पसंद करता है, इमोशनल बहुत होता है हाथी, और साथ ही साथ इंटेलिजेंट बहुत होता है हाथी। और आपको एक खासियत बताएं हाथी की, तो हाथी अपना जो जिस एरिया से हाथी निकलता है तो उसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिसे हम कहेंगे, हम टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं जीपीएस। तो एक तरह से उनकी जो मेमोरी होती है वो एकदम सिक्योर करती जाती है जिस भी एरिया से वो ट्रैवल करते हैं, और वो अपनी सारी ज़िंदगी उस एरिया को याद रखते हैं।
अब पूरे विश्व की हम बात करेंगे तो दो तरह के हाथी पाए जाते हैं। एक हाथी को हम कहते हैं एशियन एलिफेंट्स, जो एशिया क्षेत्र में पाया जाता है, और दूसरे को हम कहते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में कंपेयर टू एशियन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट का साइज छोटा होगा और अफ्रीकन एलिफेंट्स का साइज बड़ा होगा। दूसरा, अफ्रीकन एलिफेंट्स के जो कान होंगे वो बड़े होंगे और एशियन एलिफेंट्स के कान जो होंगे वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले थोड़े छोटे होंगे। और ऐसा क्यों है कि अफ्रीका के एलिफेंट्स के जो हाथी हैं उनके कान बड़े होते हैं? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका जो है वो एक तरह से इक्वेटर लाइन के पास ही एकदम आता है, तो वहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने शरीर का तापमान ठंडा रखने के लिए बड़े कानों से हवा को संचालित करना पड़ता है। तो इस वजह से उनके कान बड़े होते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं उनके बड़े कान। अब IUCN के मुद्दे से समझ लेते हैं। तो IUCN में क्या है? IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें हाथी का क्या मेंशन है? तो दोनों अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही भारत के जो पाए जाते हैं जिसे हम एशियन एलिफेंट्स कहते हैं, और साथ ही साथ जो अफ्रीका में एलिफेंट्स पाए जाते हैं, दोनों ही IUCN की रेड डाटा लिस्ट बुक में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए भारत में कहाँ कहाँ टॉप एलिफेंट स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं भारत में। असम है आपकी, केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। और कर्नाटक अब क्या बन गई है? नंबर 1 राज्य बन गया है हाथियों की संख्या में। अब भारत के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव चलाए गए थे हाथी के संरक्षण के लिए, तो उन इनिशिएटिव्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव चलाया गया भारत सरकार द्वारा वो था प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? ये शुरू हुआ था 1992 में। तो इससे क्या गोल क्या था कि जो भी हाथी है उसका प्रोटेक्शन, साथ ही साथ जो उसका हैबिटेट है जहां हाथी रहता है उसका प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ भारत के अंदर उसका सर्वाइवल। इसके तहत क्या किया गया? एलिफेंट्स कॉरिडोर बनाए गए, जहां से एलिफेंट निकलेगा वहां से आम जन का रास्ता बंद कर दिया गया। अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए, जैसे कि क्या होता है कि गांव में अगर कोई हाथी आ जाता था पहले तो लोग क्या करते थे? उसे पीटते थे, उसे मारते थे। लेकिन अब लोगों की तरफ एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया कि क्यों हमें हाथियों को बचाना और संरक्षित करना ज़रूरी है। और क्या होता था कि कुछ टस्कर्स होते थे जो हाथी को मारकर उनके दांतों को बेचकर कमाते थे, तो इसके लिए भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया कि क्यों हमें रोकना चाहिए ऐसा कुछ होने से। तो ये बेसिकली न्यूज़ थी। आपको नंबर ऑफ एलिफेंट्स पता रहना चाहिए कि अब सबसे ज़्यादा जो हाथी की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कर्नाटक के अंदर पाई जाती है भारत में। और कितनी है? करीबन 6395 हाथी। और सेकंड नंबर पे अगर हम पूछेंगे तो कौन आएगा? असम आएगा। सेकंड नंबर पे असम आएगा, करीबन 5000 हाथी असम में पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं तो अगला हम एडिटोरियल सेक्शन उठाते हैं। तो यहाँ जो एडिटोरियल सेक्शन हम पहला कवर करने चाह रहे हैं वो दैट्स 70s शो। दैट्स 70s शो, तो ये एडिटोरियल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एडिटोरियल है और क्या कह रहा है। तो बेसिकली एडिटोरियल किस लिए है? जैसे कि आप न्यूज़ में अभी बना हुआ है, आपको अगर खबर नहीं मिली, अगर आपको नहीं खबर मिली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तीनों मिनिस्ट्री ने मिलकर एक पैक्ट किया। उसके बाद जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने आकर कहा कि भारत में अब जो भी लैपटॉप इंपोर्ट किए जाएंगे, जो भी भारत के अंदर लैपटॉप इंपोर्ट किए जाएंगे, तो उस पर एक तरह से बैन लगा दिया गया है कि हम बाहर के देशों से भारत के अंदर लैपटॉप अब आसानी से इंपोर्ट नहीं करा सकते। मतलब यही है कि हम जो बाहर की कटिंग एज टेक्नोलॉजी नए लैपटॉप्स हैं उन्हें अब नहीं खरीद सकते। लेकिन एक कंडीशन दी है कि एक कंडीशन पे हम खरीद सकते हैं, कब? जब हम गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लें। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली उसी न्यूज़ से रिलेटेड बात की है। तो ये शुरू में कहते हैं, हम देख लेते हैं। शुरू में ये कहते हैं कि सडन एंड शार्प शिफ्ट इन द इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंडिया का शार्प और सडन एक तरह से चेंज देखने को मिला है। क्या चेंज है? मैंने आपको बता दिया कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इंपोर्ट्स पर। किस किस चीज़ के? लैपटॉप के, पर्सनल कंप्यूटर्स के, टैबलेट्स के, सर्वर्स के, ठीक है। और अब क्या ज़रूरी है? अब अगर कोई ये लैपटॉप, पीसी या टैबलेट्स अगर बाहर के देशों से मंगाता है भारत के अंदर, तो उसे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और अगर लाइसेंस लेना पड़ेगा तो ये समझ लीजिए कि हर किसी को ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यही एडिटोरियल बेसिकली बता रहा है कि हम पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं बजाय आगे जाने की, क्योंकि
1970 के टाइम पे भी ऐसा देखा जाता था कि बहुत सारी चीज़ों पे लाइसेंस लगाया जाता था, कि कुछ ही विक्रेता हैं जो लाइसेंस लेकर, जो गवर्नमेंट के अच्छे नज़र में बने हुए हैं, वो लाइसेंस लेकर सामान मंगा सकते थे और भारत में बेच सकते थे, और बाकी लोगों का अगर लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है तो वो नहीं मंगा सकते। तो इससे एक तरह से कंपटीशन पर भी दिक्कत पड़ेगी, और सबसे बड़ी जो दिक्कत पड़ने जा रही है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर में ही काम करते हैं। तो अगर लैपटॉप और पीसी वगैरह ये सब अगर बहुत ज़्यादा महंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, तो इसका जो असर पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा आम नागरिक पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर। शहरों में और गाँवों में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके समझ पाने की संख्या बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम शहर में देखें तो शहर में ज़्यादातर जो लोग हैं, करीबन हम 40 से 45% लोगों को अगर हम नापेंगे तो वो लैपटॉप और पीसी अपने पहले ही उनके पास है, लेकिन गाँवों में ये संख्या घटकर 12 से 10% तक ही पहुंच पाएगी। तो अब जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आगे जो होने जा रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड ही होने जा रहा है आगे। लेकिन ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये जो प्रावधान लाया गया है लाइसेंसिंग का, तो ये हार्मफुल होने जा रहा है हमारे लिए। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम बाहर से कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट कराते हैं, तो जिस कंट्री से, जैसे मान लीजिए कि चाइना से हमने डेल का लैपटॉप इंपोर्ट कराया, तो गवर्नमेंट का कंसर्न है कि अगर क्या हो सकता है कि चाइना कोई चिप डाल दे उस लैपटॉप के अंदर और हमारा सारा डाटा, जो भी भारत का डाटा है, उसे एक तरह से स्पाईवेयर करने लगे, उसे स्टोर करने लगे, उसे गलत यूज़ कर सकती है। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न उठाया गया है कि हम क्यों रोक रहे हैं कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो भारत के अंदर सर्विलांस ना कर सकें। अब ये तो गवर्नमेंट का कहना है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कहती है कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी देने जा रहे हैं कंपनियों को, जो भारत के अंदर खुद का लैपटॉप और पीसी वगैरह बनाने जाएगी। तो अभी ऐसा कुछ हमें देखने को तो नहीं मिला है। और आप दूसरी चीज़ जो समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि भारत अभी बहुत पिछड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी को बना पाने के मामले में, हार्डवेयर। अब जैसा हम जानते हैं कि चाइना के अंदर जो लैपटॉप्स बनते हैं वो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। यूएस के अंदर जो लैपटॉप बनते हैं वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनते हैं, जिन पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है, तब जाकर वो इस टेक्नोलॉजी को पा पाए और उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लैपटॉप, पीसी, टैबलेट्स वगैरह में। तो भारत अभी इस स्थिति पे नहीं पहुंचा है कि हम इतनी जल्दी रिकवर कर लें और हम इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेकर आ सकें। तो अभी इस स्थिति में भारत है नहीं। तो ये एडिटोरियल में बेसिकली यही कहा गया है कि गवर्नमेंट को और थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसे बहुत घाटा हो जाएगा। हमारी जो सॉफ्टवेयर, जो भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें भी बहुत घाटा देखने को मिलेगा। यही था बेसिकली इस एडिटोरियल में। अब एक लास्ट पॉइंट और ये कवर करते हैं कि जो इंक्रीज इन कॉस्ट और लिमिटेशंस होगा, तो वो किसे सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाएगा? कंज्यूमर्स को डैमेज पहुंचाएगा भारत के अंदर। और इस एडिटोरियल में कहा गया है कि ये एक तरह से लाइसेंस राज की जो इरा थी, जैसे आप जानते होंगे, जो भारत का इतिहास पढ़ा है जिसने, तो वो जानता होगा कि किस प्रकार 1970 से लेके 1980 के बीच में लाइसेंस की शुरू से ही, अगर हम 1950 से ही देखें, तभी से लाइसेंस की एक प्रक्रिया थी कि कुछ ही कंपनीज को लाइसेंस मिलता था सामान इंपोर्ट कराने का, बाकी कंपनीज को नहीं मिलता था। तो ये एडिटोरियल बेसिकली कह रहा है कि हम लाइसेंस राज की तरफ बढ़ रहे हैं। यही था बेसिकली इस एडिटोरियल में। आगे हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये आपका एनर्जी सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी, हम जैसा कि जानते हैं कि अब जो आज का देश है, आज का भारत है, आज का जो विश्व है, वो एनर्जी का भूखा है। पेट्रोलियम, कोल या सोलर, विंड, कोई भी एनर्जी, उसके बिना ये जो आज का विश्व है ये चल ही नहीं सकता। तो उसी से रिलेटेड ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का सेक्शन है, हम पढ़ते हैं इसे और समझते हैं। कैन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो? तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी उसमें जाकर कहा था भारत ने कि भारत का जो नेट ज़ीरो, मतलब कि हम कोई भी कार्बन एमिट नहीं करेंगे, उसका टारगेट जो रखा गया था वो रखा गया था सन 2070 कि 2070 से
के बाद से भारत नेट ज़ीरो हो जाएगा। नेट ज़ीरो मतलब भारत कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेगा विश्व के ऊपर, तो ये टारगेट रखा गया था। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट लिखा गया है कि अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भारत में लगाए जाते हैं तो क्या इससे भारत को नेट ज़ीरो जो टारगेट है वो अचीव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरू से चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो पहला पैराग्राफ पर आप लोग आ जाएं। तो द स्टोरी सो फार, तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का अभी क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एकदम तबाही मची हुई है। पूरे जो वातावरण की प्रक्रिया थी वो सब बदल चुकी हैं पूरे विश्व के अंदर। तो इसी को लेकर बहुत हाई लेवल मीटिंग्स भी होती हैं और वहीं पर सबसे अहम जो मुद्दा उठाया जाता है वो डीकार्बनाइजेशन का उठाया जाता है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कि कार्बन जो हम एमिट कर रहे हैं, जो हम कार्बन को छोड़ रहे हैं, उसे हमें खत्म करना है, उसे रोकना है और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाकर उसे कैप्चर भी करना है। तो ये डीकार्बनाइजेशन है बेसिकली। अब यूएन का एक गोल है, अगर हम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं तो गोल नंबर 7 क्या रखा गया था, टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, तो उसका 7वां गोल था टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी टू ऑल। ठीक है, तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है। ठीक है, अब क्या कहता है कि फॉसिल फ्यूल आज भी हम 82% जो अपनी एनर्जी सप्लाई वर्ल्ड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, विश्व के अंदर जो हम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 82% हम फॉसिल फ्यूल ही यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जाने कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और क्या अनुमान माना जा रहा है कि जो कंजम्पशन है एनर्जी का, वो बिजली की एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो 2050 तक 80 से 150% तक की वृद्धि कर लेगा। अगर हम आज से कंपेयर करेंगे तो 80 से 150% तक की वृद्धि कर लेगा। तो इसके लिए अब आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि हमें क्यों नए चीज़ें, नया तरीका एक चाहिए एनर्जी की अपनी डिमांड पूरी करने का। तो उसी से रिलेटेड स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डीकार्बनाइजेशन। अब ये सबसे पहले चैलेंजेस की बात कर रहा है कि क्या क्या चैलेंज है डीकार्बनाइजेशन में। तो मैंने आपको बता दिया क्या है कि सबसे पहला चैलेंज क्या है, कोल फायर्ड पावर जनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है इस वक्त वर्ल्ड में, और भारत में भी जो कोयले से बनाई जाने वाली बिजली है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सोलर और विंड एनर्जी जो है वो पूरी नहीं पड़ पाएगी। अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे, साइंटिस्टों ने कह दिया है कि ये अगर हम सोलर और विंड एनर्जी को भी अगर हम पूरी क्षमता से लगा देते हैं तब भी ये पूरी वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके लिए हमें एक तीसरा कोई विकल्प देखना ही पड़ेगा। तो उस तीसरे विकल्प में क्या आता है सबसे ज़्यादा, उस तीसरे विकल्प में आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक इंटरनेशनल एनर्जी रिसर्च एजेंसी है, वो क्या कहती है कि डिमांड जो है क्रिटिकल मिनरल्स की, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल्स, तो इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ने जा रही है 2030 तक करीबन 3.5 गुना। तो 3.5 गुना जो है वो लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ने जा रही है 3.5 गुना 2030 तक वर्ल्ड के अंदर। तो ये बहुत एक कंसर्न वाली चीज़ है और ये एक होने ही वाली चीज़ है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एनर्जी पर ही चलता है। जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो ईंधन पे ही चलती हैं, एनर्जी पर ही चलती हैं। भले ही वो कोयले से बनाई हुई बिजली हो या पेट्रोलियम से चलने वाली कार हो, डीजल से चलने वाली कार हो या प्लेन हो, तो सब चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। यहाँ तक कि जो मैं आपसे बोल के बता रहा हूँ, तो ये जो पीसी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, यूट्यूब के जो सर्वर्स चल रहे हैं, उन्हें भी एनर्जी चाहिए बचे रहने के लिए, चलने के लिए। तो जो फ्यूचर में है तो इस चीज़ की डिमांड ऑलरेडी बढ़ने जा रही है। अब आगे ये कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके साथ क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो आज की जब बात करते हैं तो आज 10% जो बिजली है विश्व की वो न्यूक्लियर पावर से बनाई जाती है। न्यूक्लियर से, परमाणु की शक्ति का इस्तेमाल करके बनाई जाती है 10% बिजली आज विश्व के अंदर। तो ये क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी क्या फ़ायदे हैं कि वो 24 घंटे चल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, भले ही कैसा भी मौसम हो, कैसा भी वातावरण हो, बारिश हो रही हो, आंधी आ रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, वो हर वक्त ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर कुछ कंट्रियों ने क्या किया कि कुछ कंट्रीज़ ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे रिसर्च किया।
और वो बनाने की स्थापना की, कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर, जो फुल ब्लोन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में डिफरेंस ये है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी केवल 300 मेगावाट की होती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसे हम, जैसे हमारा कोई थर्मल पावर प्लांट चल रहा है जो कोयले से चलता है अभी भारत के अंदर, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चेंजेस करके इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के प्लांट को उस कोयले के जो भी हमारा प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, वहां पर स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फुल ब्लोन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेज है एक। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। तो पहला एडवांटेज, इसका स्मॉल कोर होता है। ठीक है, इसका स्मॉल कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी है, मतलब अगर इसमें कोई, जैसे हमने देखने को मिला था जापान में और साथ ही साथ यूक्रेन में, कि वहां पर जब न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ में क्या हुआ था कि दुर्घटना हो गई थी, तो जो न्यूक्लियर का रिएक्शन है वो बाहर तक अनटेम्ड हो गया था और बाहर नुकसान देखने को मिला था। तो वो चीज़ हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी है। और जो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो डैमेज जो है वो बाहर नहीं होगा, वहीं रहेगा, लिमिटेड डैमेज रहेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर्ड इन एन एसएमआर प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी लोअर। तो हमें जो फ्यूल की जरूरत होगी एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को चलाने के लिए इन कंपैरिजन टू बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो हमें कम फ्यूल की जरूरत होगी। तीसरा, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये ब्राउन फील्ड साइट्स पे भी चलाया जा सकता है, जैसे कि अभी कोई चालू में कोल थर्मल पावर प्लांट है, उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर जाके हम उसका वो करके ट्रांसफॉर्मेशन करके उसमें थोड़ा चेंजेस करके हम वहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, और चौथा इसका क्या, एक और क्या फायदा है कि ये जो यूरेनियम है उसकी डिमांड, उसकी खपत भी इसके अंदर कम है। जो बड़ा पावर प्लांट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट फुल ब्लोन, तो उसकी जो यूरेनियम की खपत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है वो कम एनरिच्ड यूरेनियम में भी काम कर सकता है। ठीक है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, 40 साल की इनकी लाइफ लाइन होती है। ठीक है, अब अभी क्या है, देखने को क्या मिलता है कि अभी इनका जो खर्चा है वो करीबन 60 से 90, इलेक्ट्रिसिटी इनकी जो बनाने का खर्चा है वो 60 से $90 पर मेगावाट आवर की है। लेकिन 2035 तक क्या होगा कि ये घट जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस पर काम करना शुरू कर चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और नई टेक्नोलॉजीज आने से क्या होता है कि जो दाम होते हैं वो घट जाते हैं। अब ये बात करता है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है वो नेशनल ग्रिड से कैसे जुड़े जाएंगे। नेशनल ग्रिड का मतलब होता है कि जो बिजली जा रही है, जहां बिजली स्टोर होती है, जो भी तारे हैं, ट्रांसमिशन जहां से हो रहा है, जहां स्टोरेज हो रहा है, तो उस ग्रिड में हम कैसे जोड़ेंगे इसकी, तो इसका ये काम कौन करेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करेगी ये काम। तो सेंट्रल अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने एक बात कहा है, ये भारत की एक एजेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या कहती है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, जो कोयले से बनाई जाने वाली बिजली है, तो वो इंडिया में कितना बढ़ जाना चाहिए 2032 तक, 2,59,000 मेगावाट हो जानी चाहिए। अभी कितनी है, 2,12,000 मेगावाट। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो आगे चल के, फ्यूचर में चल के बहुत बढ़ने जा रही है। और साथ ही साथ ये बात करते हैं कि क्यों हमें जरूरत होगी जोड़ने की नेशनल ग्रिड के साथ इसे, क्योंकि भारत जो है वो वादा कर चुका है कि नेट जीरो टारगेट वो अपना 2070 तक अचीव कर लेगा। अब इसके लिए व्हाट आर द लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस रिक्वायर्ड। अब क्या क्या चेंजेस और रेगुलेटरी क्या क्या रिक्वायर्ड है जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने से पहले। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ एक बॉडी बनानी पड़ेगी। अगर लॉ बनाती है गवर्नमेंट, इसके लिए स्पेसिफिकली एक लॉ बनाना पड़ेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, और एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसे गवर्न कर सके। ये था बेसिकली इसमें। तो हम क्या देखने को मिला हमें फ़ायदा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो आगे चल के हम पाएंगे कि वो आगे चल के ज़्यादा विजिबिलिटी में आएंगे। और क्यों, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं फुल ब्लोन न्यूक्लियर पावर प्लांट से। क्योंकि फुल ब्लोन न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे हम लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स कहते हैं, तो ये क्या दिक्कत करता है
ये एनवायरनमेंट को दिक्कत करता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इसमें कम दिक्कत होती है। और साथ ही साथ एक और कैटेगरी होती है जिसे हम माइक्रो रिएक्टर करते हैं, लेकिन तो इसकी बिजली बनाने की क्षमता कितनी होती है, करीबन 10 मेगावाट, ठीक है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की कितनी होती है, 300 मेगावाट की। लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स की कितनी होती है, 700 प्लस मेगावाट की एनर्जी बनाने की। यही था बेसिकली इसमें। आगे चलते हैं हम। तो अगला न्यूज़ जो आ रहा है वो आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने जा रही है, ओपन मार्केट सेल करने जा रही है गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं हम। टू कर्ब प्राइस राइज, सेंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन्स स्टॉक बाय ओपन मार्केट सेल। तो अब क्या है कि फूड इन्फ्लेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ की चीज़ों में वृद्धि, उसके दामों में जो वृद्धि हो जाती है, खाद्य पदार्थ के दामों में जो वृद्धि हो जाती है, तो जिसे हम कहेंगे फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन भारत में इस साल देखने को मिला है कि वो बढ़ा हुआ है। और कैसे, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला अगर हम गेहूं को देखेंगे तो गेहूं का क्या है कि रिटेल मार्केट प्राइस में कितनी वृद्धि है, 6.77% की। अगर होलसेल में खरीदा जाता है गेहूं तो उसमें कितनी वृद्धि है, 7.37% की। और साथ ही साथ चावल को भी हम देखेंगे तो चावल की जो फूड इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है, जो दाम में वृद्धि है, वो कितनी है, 10.63% की। ये रिटेल की बात हो रही है, रिटेल में अगर आप जाके खरीदेंगे। और 11.12% की अगर आप होलसेल में जाकर खरीदेंगे। तो बेसिकली देखने को मिल रहा है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका है भारत के अंदर। तो इसी को लेकर जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा असहज दिखती है और कंसर्न दिखती है। तो इसी को लेकर वो क्या करती है कि करीबन 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल हम ओपन मार्केट सेल के थ्रू बेचेंगे भारत के अंदर। जिससे क्या होगा कि जो गेहूं और चावल की जो क्वांटिटी है भारत के अंदर सेल के लिए वो बढ़ जाएगी। और इसके बढ़ जाने से क्या होगा कि दाम जो है वो कम हो जाएंगे चीज़ों के, बेसिकली चावल और गेहूं के। यही था। तो ओपन मार्केट सेल के थ्रू गवर्नमेंट ये करने जा रही है। आगे चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये कैग से रिलेटेड न्यूज़ है। क्या है, हम पढ़ लेते हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये कैग का फुल फॉर्म होता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री डिफेंड्स पीएमजेएस कैग ऑडिट एक्सपोजेस मल्टीपल फ्रॉड्स। तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या है। कैग एक संस्थान है भारत के अंदर जो क्या करती है, गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को देखती है कि कहाँ क्या खर्चा हुआ है, कौन सा खर्चा वैलिड था, कौन सा खर्चा गलत तरीके से किया गया है। तो एक तरह से जो पर्स है भारत का उस पर नज़र बनाए रखती है। कैग एक संवैधानिक संस्थान है जो आर्टिकल 148 के अंदर बनाई गई है। तो अभी मैं कैग को आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम न्यूज़ में मैं आपको बता देता हूं क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक आयुष्मान योजना करके भारत सरकार की एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका नाम है, जिसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत। तो इसके तहत क्या किया गया था कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज। गरीब जो फैमिली होंगी, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से निकल के आई गरीब फैमिली, उनका ये किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिला, जब कैग ने इस अकाउंट पे जांच की, इस अकाउंट्स को पढ़ा कैग ने, तो कैग को मिला कि बहुत सारी इसमें धांधली चल रही है। क्या धांधली है मैं आपको बता देता हूँ। कैग की रिपोर्ट ने पाया कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इनवैलिड नंबर हैं, वो रजिस्टर हैं पीएमजे में और उनको फंड दिया जा रहा है, उनके नाम पर पैसा जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही आधार कार्ड से मल्टीपल टाइम्स पैसा यूज़ कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो ये कैग की रिपोर्ट में निकल के आया है। तो इसे गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, लेकिन ये डिफेंड करने लायक चीज़ नहीं है क्योंकि ये चीज़ विजिबली कैग की ऑडिट रिपोर्ट में पूरी तरह से पार्लियामेंट में रख दी गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो हम मोबाइल नंबर की बात की है कैग रिपोर्ट में, तो हम मोबाइल नंबर से बेनिफिशियरी नहीं नापते हैं, हम जो बेनिफिशियरी को नापते हैं वो हम नापते हैं उसके आधार कार्ड से। तो कैग की रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो आधार कार्ड है उसका भी डुप्लीकेट आधार कार्ड्स रजिस्टर हैं और उन्हीं के अकाउंट्स में पैसा जा रहा है। तो ये बेसिकली कैग की ऑडिट रिपोर्ट थी जो गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से घेरती है। आगे हम देख लेते हैं कैग के बारे में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो इट इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑडिट करने की इंस्टीट्यूशन है।
इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 148 आर्टिकल जो है भारत के संविधान का, उसके अंदर ये बनी है। तो ये एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है। तो कैग इज, आप इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो कैग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। तो दोनों राज्य सरकारों साथ ही साथ केंद्र सरकार के अकाउंट्स को ये ऑडिट करती है, ठीक है। तो द ऑफिस जो कैग होते हैं हेड, तो उन्हें कौन, ऑडिटर जनरल जो होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और कैग किसी को आंसरेबल नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। कैग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये किसी को आंसरेबल नहीं है। फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। रिपोर्ट देते हैं, ये रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स देते हैं ये प्रेसिडेंट को, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट करते हैं, सोशल ऑडिट करते हैं और रिकमेंडेशंस करते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद जब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दिया जाता है तो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं कैग के बारे में। तो आर्टिकल 148 तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैग की बात करता है। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर बताता है कैग की। आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स की बात करता है। और आर्टिकल 151 रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैंने आपको बता दिया जो रिपोर्ट होंगी वो कैग रखेगा प्रेसिडेंट के सामने। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्टैंडिंग कमिटी जो होती हैं, 2 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जिनके जो कैग की रिपोर्ट की पूरी जांच करती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उन कमिटीज़ का नाम क्या है और साथ ही साथ उन 2 रिपोर्ट्स का नाम क्या है जो वो कमिटी, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ हिंट में कि वो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं और वो कैग की रिपोर्ट की जांच करते हैं, पूरी कैग की रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो आप उन स्टैंडिंग कमिटीज़ के नाम बताइए, साथ ही साथ उन 2 रिपोर्ट्स के नाम बताइए जो वो एग्जामिन करते हैं, जो कैग उन्हें देती है, ठीक है। यही था बेसिकली कैग के बारे में। आगे एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये अगली न्यूज़ है, हम देख लेते हैं। हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट टू एंश्योर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन। तो क्या कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की केमिकल्स और फर्टिलाइजर की, उसकी एक चीज़ आई है सॉरी, तो उसने एक डिमांड रखी है गवर्नमेंट से कि जो फर्टिलाइजर है जो इस्तेमाल किया जाता है खेती में, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इसकी जो लोगों को मिल पाने की क्षमता है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। और जो देश के अंदर प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर का, तो उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए, ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है पार्लियामेंट की, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की कमेटी ने। तो क्या कहा है इन्होंने, हम देख लेते हैं। द रिपोर्ट्स हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर एंडिंग द इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो इसने क्या कहा है कि हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए और हमें क्या, किस किस फर्टिलाइजर का डिपेंडेंट जो बाहर से हम मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, किस किस फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस हमें खत्म कर देना चाहिए। तो यूरिया, डीएपी, एमओपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इन सबको भारत में, ये बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि भारत खुद ही इतना प्रोडक्शन रखे अपने अंदर कि हमें ये बाहर से ना मंगाने पड़े, जिसकी वजह से हर किसी को अवेलेबल हो सके। अब ये डाटा के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इनका डाटा कहता है कि जो 2022 नवंबर तक जो भारत के अंदर प्रोडक्शन था वो था फर्टिलाइजर्स का, तो वो था 281.83 लाख टन। और कंजम्पशन कितना था, तो कंजम्पशन था 401.46 लाख टन। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ये हम बाहर से इंपोर्ट करा के भारत में मंगाते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली यही कह रही है कि भारत में जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि करीबन कितनी डेफिसिट है, 119.63 लाख टन का डेफिसिट है भारत के अंदर। तो भारत को करीबन इतना डेफिसिट कवर कर लेना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे जो फर्टिलाइजर हो वो सबको इजीली, जो भी किसान है उसे इजीली अवेलेबल हो सके। आगे हम चलते हैं तो बिजनेस सेक्शन से। तो चाइनाज इकोनॉमी टिप्स इनटू डिफ्लेशन। तो ये न्यूज़ है, बनी रह रही है कि चाइना में क्या है, डिफ्लेशन की कंडीशन वहाँ चल रही है। डिफ्लेशन क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन आप जानते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी अन्य पदार्थ के दाम में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब उसी का उल्टा कर दीजिए कि अगर दाम में गिरावट आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफ्लेशन इज जनरल डिक्रीज इन प्राइजेस विच इंक्रीज
द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक डिफ्लेशन की सिचुएशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आपको समझा देता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 10 रुपये है आपके पास, आपको एक सामान खरीदना है जिसका कॉस्ट है 10 रुपये। तो अगर अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, 10 रुपये का आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये का आपको सामान खरीदना है, आपने जो सामान है वो 10 रुपये का ही आता है, आपने जाके वो खरीद लिया, आपको आ गया, तो ये नॉर्मल सिचुएशन आ गई। अब इन्फ्लेशन क्या होगा कि आपके पास 10 रुपये हैं और उस सामान का दाम हो गया है 17 रुपये, ये है इन्फ्लेशन। तो इससे आपकी परचेजिंग पावर क्या हुई, वो कम हो गई। अब डिफ्लेशन हम समझ लेते हैं इसका उल्टा, आपके पास 10 रुपये और सामान की कीमत हो गई 5 रुपये, उसी सामान की कीमत 5 रुपये हो गई, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई और सामान का दाम क्या हो गया, कम हो गया। तो इसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। सामान के दाम को बढ़ जाना को क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशन। यही था बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।